चैप्टर 3 देख रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टर्स का। रेजिस्टर्स को आप पैरेलल में लगा सकते हैं या सीरीज में लगा सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सीरीज और पैरेलल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ और रिजल्ट देखते हैं इसमें। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टर का है, यहाँ पर R1, R2, R3 ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि इनमें करंट जो है एक जैसा बह रहा है सब में। यदि सेम करंट बहेगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में है। यहां पर देखिए R1 से लेकर Rn तक है। अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो R1 से लेकर Rn तक जोड़ दीजिए सिग्मा, और आई है आपका 1 से लेकर n तक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, वो जो रेजिस्टर सबसे ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस वाला होगा उससे भी ज्यादा आता है। अगर आपने कहा सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हैं तो n इंटू आर कर दीजिए बस, क्योंकि R प्लस आर प्लस आर Rn तक आपका NR होगा बस। यही जब आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे सीरीज का रेजिस्टर का, पैरेलल मतलब ये होता है कि इनमें वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग बहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो रिजल्ट आता है 1/Rp, मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल पैरेलल में 1/R1 से लेकर 1/R2 इस तरीके से 1/Rn तक जाएंगे, सिग्मा करेंगे 1 से लेकर n तक 1/Ri। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर का, वो हमेशा जो सबसे कम होगा उससे भी कम होगा। अगर n रजिस्टर है एक जैसे और आपने पैरेलल में लगाए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा R/n। ये आपका R/n आएगा, ये Rp। यहां पर आपको कुछ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है R1, R2 और R3। ठीक, R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है, R3 की वैल्यू दी हुई है, और जो बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज देखने योग्य है कि आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे बनाएं। तो ए पॉइंट से शुरुआत करते हैं। देखिए ए पॉइंट, इसको देखिए कि जो एक रेजिस्टर है R1, यहां पर ए करंट इसका कनेक्टेड है ए से, राइट। और अगर आप देखें कि जो कॉमन इसका R2 और R3 का जो कॉमन पॉइंट है वो C है, यानी कि ये जो है इनके बीच में ये दोनों आ रहे हैं, ए और C के बीच में ये दोनों आ रहा है। अब अगर इसी तरीके से बी का ये वाला सर्किट देखें आप, तो अगर डी देखें और बी देखें तो इनके बीच में सी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सी दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो जो सर्किट है ये बेसिकली 1, 2, 3 आपके पैरेलल में है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी और पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी ये दोनों बराबर है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और आपके ए इसमें सी में है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहां और यहां पे है। इसलिए इन तीनों को हम पैरेलल में रख सकते हैं। तो अब ये पैरेलल में आ गए, जैसे पैरेलल में आए तो आप जानते हैं इसको कैसे निकालना है। अभी हमने देखा पैरेलल में क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से मान लीजिए एक करंट I फ्लो कर रहा है, यहां पर I1 गया, यहां पर I2 गया, यहां पर I3 गया। वोल्टेज सब में कॉमन है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन, तीनों किस में है, आपके पैरेलल में है। तो आपका करंट क्या जाएगा, R1 पे I1 इक्वल टू V/R1। आपको V पता है 10, R1 पता है, इस तरीके से V तीनों में V रहेगा, R1, R2, R3 रख दीजिए, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, इसको डिवाइड किया गया 3 ब्रांच, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जो लेंथ है वायर का 3 ब्रांचेस में, वो है उसका रेशियो है 2:3:4, और उसका जो रेडियाई है उसका प्रोपोर्शन है 3:4:5। आपको करंट बताना है हर ब्रांच में, यदि जो वायर है ये सेम मटेरियल के हैं। तो अगर एक इसमें अगर लेंथ का प्रोपोर्शन दिया है तो एक 2L है तो दूसरा 3L है तो तीसरा 4L है। अगर आप रेडियस का देखें तो एक 3R है तो दूसरा 4R है तो तीसरा 5R है। ये यहां पर हमने लिखा है। अब हमारे पास एक रिलेशन है R इक्वल टू रो L अपॉन ए, इसी का उपयोग करेंगे। R1 के लिए रो जो लेंथ है 2L और इसका जो रेडियस है वो 3R लेंगे। इसी तरीके से 3L, 4L और यहाँ 4R और 5R। तो इनका अगर रेशियो देखें तो आपका 2/9, 3/16 और 4/25 आएगा। अगर I का देखें V इक्वल टू RI होता है, तो अगर R का रेशियो ये है तो I का रेशियो क्या होगा, I यहाँ डिनोमिनेटर में आता है, इसीलिए इसको उल्टा कर देंगे। ये 9/2 हो जाएगा, ये 16/3, ये 25/4। अब इसको आप किसी
2 इंटू 3 इंटू 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। तो I1 क्या आएगा आपका, I1 क्या हुआ आपका 54 बाय इन तीनों का टोटल इंटू 5, राइट। इसी तरीके से क्योंकि इसका रेशियो हमने बता लिया, यहां पर आपका जो इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही, मतलब इसका, क्योंकि ये तीनों है, अगर आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू का निकालना है तो क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो तो आपको मिला हुआ है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर तीनों वैल्यू आप निकाल लेंगे। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन सेल्स का, जैसे रेजिस्टर्स है वैसे सेल को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलल या कॉम्बिनेशन, या दोनों पैरेलल, सीरीज या कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो अगर सेल आपके सीरीज में है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों सीरीज में है, तो दो सेल अगर इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस इसका इंटरनल R1 है, इसका इंटरनल R2 है, इनको सीरीज में लगाया गया तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R यहां लगाया गया, तो अगर हम किरचॉफ सेकंड रूल लगाएं यहां पर, ये लूप ले ले A B और C D A, इस तरीके से, तो अगर हम यहां पर जाएंगे पोटेंशियल देखिए कम, ज्यादा से कम हो रहा है तो माइनस E1, यहां पर आप आगे आइए क्योंकि हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस I1 R1, फिर हम यहां गए, अब यहां पर वही काम होगा क्योंकि वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो रहा है, तो आपका E2 आएगा जब प्लस से माइनस में जा रहे हैं, यहां पर आए आप क्योंकि इसके अगेंस्ट चल रहे हैं आप, तो IR2, फिर आप यहां गए तो यहां पर फिर इसके अगेंस्ट चल रहे हैं तो IR, ये कुल मिला के आपका 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा रीअरेंज करिए, I आपका आएगा E1 प्लस E2 R1 प्लस R2, E1 प्लस E2 आपका E इक्विवेलेंट हो गया, R1 प्लस R2 आपका R इक्विवेलेंट हो गया। I इसमें करंट है जो इस रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें दो सेल अगर लगे हुए हैं तो इसको आप मान के चलिए कि दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंबाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि E इक्विवेलेंट ईएमएफ है, R इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इसको हमने सीरीज में लगाया सेल्स को। यदि पोलैरिटी चेंज हो गई, मान लीजिए हमने इस तरीके से रखा था, हम इसको इस तरीके से यू रख दें, तो क्या होगा, अब केवल किरचॉफ रूल लगाना है आपको, बस E1 और E2 माइनस में आएंगे लेकिन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही रहेगा। अगर सेल्स को पैरेलल में लगाया, देखिए यहां पर एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, इनको पैरेलल में लगा दिया, तो अब E1 E2 आपका, E1 E2 क्या है आपके EMFs हो गए, R1 R2 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कितना करंट जो है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहली चीज तो ये है कि देखिए I अगर इस तरीके से आ रहा है तो I1 और I2 में विभक्त हो रहा है, तो पहली इक्वेशन तो बन गई I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्या करिए, आप दो लूप हम ले लेते हैं, दो लूप कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये हो गया A D R C B, एक बार ऊपर का ले लेंगे, एक बार ये वाला नीचे वाला ले लेंगे, ऐसे करके तो दोनों हम ले लेंगे। पहला वाला बाहर का लेके चलते हैं, इसमें क्या होगा, अब देखिए हम क्योंकि इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो IR माइनस में आएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़े, अब यहां पर भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उसी डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा माइनस I1 R1। लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ प्लस E1 करेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई I1 की। इसी तरीके से जब ये नीचे वाला लेंगे आप, तो इक्वेशन बनेगी I2 इक्वल टू E2 माइनस IR बाय R2, बिल्कुल सेम चीज करनी है आपको जो यहां पर की है। तो हमने देखा था I होता है I1 प्लस I2, है ना, तो ये रख दीजिए इसमें I1 प्लस I2। थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, I आपका आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, 1 प्लस R बाय R1 प्लस R बाय R2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आपकी फाइनल इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। इसमें अब काम और कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो ये आपका E इक्विवेलेंट आएगा, ये आपका R इक्विवेलेंट आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट यही होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का इस तरीके से काम करता है कि इसका जो E इक्विवेलेंट आएगा वो होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। ये अगर आप R इक्विवेलेंट देखें तो ये R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, जो कि R इक्विवेलेंट होता ही होता है। अगर आप पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को लगाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी मानिए इसका, तो इसी तरीके से आएगा। अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन 9वीं इक्वेशन है और ये 8वीं इक्वेशन है, इनका जरा रेशियो ले लेंगे तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आएगा आपका E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। यदि
आपके दो सेल की ईएमएफ आपने एक जैसी कर दी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपने आर मान लिया, तो ई इक्विवेलेंट अपने आप ई की तरह आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका R/2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन बस अगर हमने ये जो चीज है ना, ऊपर इस तरीके से है, नीचे इस तरीके से है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको ऐसे बना दिया जाए, तो बस आपको E2 को -E2 करना पड़ेगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम किरचॉफ रूल लगा रहे हैं, वो मेन चीज है। तो उस सिचुएशन में आप देखिएगा कि जब हम फाइनल निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप कहें कि भाई हमारा 1/r इक्विवेलेंट कितने भी आप लगा लें, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप n सेल्स लगा लें, n सेल्स E1 से लेकर En इनका EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 से लेकर Rn तक है, इनको पैरेलल में लगाया गया, तो कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट होगा इस सिंगल सेल का वो इक्विवेलेंट होगा, और R इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस होगा। तो 1/r इक्विवेलेंट होगा आपका 1/r1 से लेकर 1/rn तक। इस तरीके से E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट होगा E1/r1 प्लस E2/r2 इस तरीके से। तो I क्या आ जाएगा, ये EI/RA बाय 1 प्लस R इंटू 1 से लेकर n तक 1/r। तो n सेल अगर बराबर, ये E1 से लेकर En तक है और R1 से लेकर Rn तक है, इसका मतलब ये है कि इनको आपने सीरीज में कन्वर्ट लगाया हुआ है। कहने का मतलब ये आपके रेजिस्टेंस या EMF इस तरीके से सीरीज में लगे हुए, और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इसके साथ सेल भी लगेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से कितने हैं, ये n रोज है, और कितनी रोज है, इसी तरीके से कितनी रोज है, ये कुल मिला के कहां तक है, m रोज है। तो अगर इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में लगा दिया आपने, तो सीरीज और रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, तो आपका आई आएगा सिग्मा EI 1 से लेकर n तक जाएंगे, और आपका R प्लस 1/m, यहां पर आपका n है, ये दोनों n है, यहां पर 1/m आ जाएगा R। ये तब होगा जब आप सीरीज ऐसे रो, इतने रो होंगे, m रो होंगे, और एक रो में कितने आपके सेल लगे होंगे, n। इस सर्किट में, यहां जो सर्किट है इसमें E1 आपका 3 वोल्ट है, E2 आपका 2 वोल्ट है, E3 आपका 1 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस आपको सारे के सारे 1 ओम दिए हुए इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको करंट निकालना है हर एक ब्रांच में, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो यहां से अगर इस तरीके से आई गया, राइट, अगर आप क्योंकि फिगर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ करंट के डायरेक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, इस जंक्शन को ले लेंगे, जो I1 आ रहा है, I2 I3 निकल रहे हैं, तो I1 बराबर होगा I2 प्लस I3। अब क्या करते हैं, हम इसमें किरचॉफ रूल लगाते हैं और आपके लूप लेंगे अलग अलग। जैसे हमने कहा कि ये A B C D A, पहले ये वाला लूप ले लेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन है, तो I1 और आपका R1, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 R1 प्लस में होगा। अब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो -E1 होगा। फिर यहाँ पर हम आए, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर गए थे, तो इसको भी हम I2 R2 कहेंगे। ये इसी तरीके से आपकी जो दूसरा लूप लेंगे आप, A B, ये A B C और D E F है, मतलब ये पूरा का पूरा ले लीजिए यहाँ से। तो उसमें क्या आएगा, I1 R1, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप ये कर लेंगे, तो मैं यहाँ से शुरू भी कर देता हूँ। I1 R1 हो गया, ये -C1 हो गया, यहाँ पर आपका E3 आ गया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव गए। यहाँ पर अगेन आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R3 इंटू आपका I3, ये आपका आ गया, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिला, E1 माइनस I1 R1 E2 प्लस I2 R2 प्लस इज इक्वल टू E3 प्लस I3 R, ये आपको मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से आपको ये पता चल गया, ठीक। अब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो इक्वेशन ये चौथी और तीसरी में अगर आप इस जगह पे I1 की जगह I2 प्लस I3 रखें, तो आपको क्या आएगा, E1 माइनस I2 प्लस I3 R1 इक्वल टू E3 प्लस I3 R3। तो इससे एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को लेके हमारा ये एक और इक्वेशन मिल जाएगी, इनको हम सॉल्व करेंगे, तो I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, क्या है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो ए और बी के बीच में तो होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा कोई भी एक ले लीजिए, ये कोई भी ले लीजिए आप। जैसे हमारे पास ये एक ये है, दो ये है, तीसरा ये है ना, कोई भी ले लीजिए आप। यहां पर एक जो हमने E1 वाला ले लेते हैं, तो यहां पर इसमें भी हम क्या करेंगे, जो यहां से शुरू करेंगे और यहां पर जब शुरू करेंगे और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहां पर हमको उसकी रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब E1 माइनस I1 R1, E1 आपका पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव में गए,
या इवन होगा, और अगर इसको इस तरह का ज्यूम करते हैं तो I1 R1 माइनस में होगा। ये आप वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू पता है आपको, 2 वोल्ट आ जाएगा। कोई भी ले सकते थे, ये भी कोई भी ले सकते थे। व्हीटस्टोन ब्रिज 1843 में चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब ने एक सर्किट बनाया ताकि अननोन रेजिस्टेंस वो निकाल सके। किस रेफरेंस से? स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस से। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो तो उसको लेके हम और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई अननोन। तो जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके से काम करता है इसको देखिएगा। जो ब्रिज है इसमें 4 रेजिस्टर आर्म है, एक ये R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये लूप के फॉर्म में है। जो सोर्स है EMF का वो आपका यहां पर है, ठीक। अब वो A और C पे कनेक्टेड है, A और C पे। तो जो आप देखिए कि इसमें R1 और R3 का कॉमन पॉइंट A है और R2 और R4 का कॉमन पॉइंट C है, राइट। यहां पर आपने कहा कि एक B और D के बीच में एक बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये कुछ इस तरीके से लगाया गया कि जो 3 रेजिस्टर है इसमें से 4 में से 3 रेजिस्टर हमको नोन है, एक रेजिस्टर हमको अननोन। तो 3 रेजिस्टर इस तरीके से चूज किए जाएंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है, 3 रेजिस्टर इस तरीके से चूज किए जाएंगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आएगा, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हमें 3 इस तरीके से चूज करने हैं, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल B और D के बीच में आपका जो 0 होना चाहिए, तभी करंट फ्लो नहीं करना। इसी कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। तो अगर हम इसमें किरचॉफ रूल लगाए, जैसे हमने यहां कहा A B, अब हमने एक रेजिस्टेंस में माना हुआ है जो हमारा अननोन है, बाकी नोन है, 3 नोन है। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे A B D और A, इस वाले में, इसके अंदर। तो देखिए हम अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 R1 ड्रॉप होगा, यहां आए वापस आए, अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो I2 I3 इक्वल टू 0। इस वाले में आ जाइए आप, BC, ये वाले में आ जाइए। तो आप क्या करेंगे? अगर आप बोल रहे हैं BCDB, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे BCDB, तो यहां पर आप गए तो आपको ड्रॉप मिला I2 R2 का, इसके अपोजिट में गए तो आपको प्लस करना पड़ेगा I2 R4 इक्वल टू 0, ये इस तरीके से। तो इसमें I1 R1 इक्वल टू I2 R3 हो जाएगा, इसमें I1 R2 इक्वल टू I2 R4 हो जाएगा। दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, यानी R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू R3 बाय R4। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से 3 अगर नोन हो तो एक को आप आराम से निकाल सकते हैं। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज, ये भी एक बड़ा सिंपल प्रैक्टिकल डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें अननोन रेजिस्टेंस ही निकाला जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। जो लेबोरेटरी में यूज होता है उसको देखिए कैसा है। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि कांस्टेंट वायर है, यहां से यहां तक जो वायर देख रहे हैं वो कांस्टेंट वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और यहां पर हम जो रजिस्टर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो R3 और R4 लेते थे, यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो वायर है उसी को हम R3 और R4 के टर्म्स में लेंगे। इस वायर को हमने क्लैम्प कर दिया, ये बहुत इसको एक तो स्ट्रेट किया और फिर यहां इसको लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद एक वुडन प्लेटफॉर्म में आपने लगा दिया। 2 थिक आपने कॉपर स्ट्रिप लिए जो आपने इस तरीके से 90 डिग्री में ये बेंट है राइट एंगल पे, और 2 एंड, एक एंड पे एक एंड लिया A, एक एंड लिया C। यहां पर इस वायर को पकड़ के खींच के इसमें लगा दिया। इसका लेंथ है 1 मीटर। आपने क्या किया, एक और कॉपर स्ट्रिप ली बीच में, यहां इन दोनों के बीच में ये R1 एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इन दोनों के बीच में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब एक पॉइंट यहां पर लिया और उस पॉइंट में आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये आपका जॉकी है। जॉकी मतलब ये इस पॉइंट को छुएगा और इस पॉइंट पे छुएगा तो आपको यहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट दिखाई देगा। तो करंट जो दिखाई देगा वो इस तरीके से होगा कि यहां पर R1 R2 आपके पास है, ये जो लेंथ है L1 मानिए, ये जो लेंथ है L2 मानिए, ठीक। तो यहां पर R1 R2 L1 L2, ये जो L1 है, देखिए R होता है रो L अपॉन A, है ना। इस लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है रेजिस्टेंस। तो जो लेंथ होगी इसकी, उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस होगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम अगर हम किसी तरीके से यहां पर सही जगह पे आ गए और हमको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 मिलने लगी, तो हम इसकी या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब किसी एक की नोन होगी, किसी एक की नोन होगी, वो निकाल सकते हैं। यहां पर 4 रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है आपके पास। यहां पर गैल्वेनोमीटर जब जॉकी पे इधर उधर मूव करेगा, आपको बता देगा कि इस पॉइंट पे ये 0 आ रहा है। तो अगर एक अननोन रजिस्टर आपने R2 लगाया, उस जॉकी को इस तरीके से स्लाइड करेंगे कि गैल्वेनोमीटर आपको 0 करंट दिखाने लगेगा, ठीक। इस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट।
अब देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस मानिए L1, यहां से यहां तक डिस्टेंस मानिए L2। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस R1/R2 ये आपका R rho L upon A होता है। सीधी सी बात है कि R1:R2 इज इक्वल टू L1:L2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R1/R2 इक्वल टू L1/L2, R इक्वल होता है रो L upon A। L1 क्या है? ये L1। कुल मिला के लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी? L2 100 माइनस L1, ये लेंथ होगी 100 माइनस L1। तो ये आप R1 निकाल सकते हैं इसमें, R2 क्या ले जाइए L1/100 माइनस L1। आप प्रॉपर वैल्यू अगर चूज करेंगे R2 की, L1/L2 आपको पता है, रन टाइम पे आप पता करेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट पे 0 शो कर रहा है, आप आराम से कोई भी रेजिस्टेंस अननोन निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपके मीटर ब्रिज का। आपको कैलकुलेट कर रहा है करंट जो फ्लो कर रहा है BC वायर में, ठीक, B और C वायर में। तो किरचॉफ लॉ इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, जरा इसको पहले रीड्रॉ करते हैं। अब जो 4 पॉइंट्स है ABCD के, वो कॉमन है 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस के। अब ये A से शुरू करिए, आप देखिएगा इस पॉइंट पे एक एंड, देखिए यहां पर जब आप यहां पर है तो ये किसका एंड पॉइंट है? 1 का और 4 का, ठीक। इसी तरीके से अगर 100 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आपने B और C के बीच में, इसी तरीके से 200 रेजिस्टेंस है वो C और D इसके बीच में है, राइट। और यहीं पे 200 रेजिस्टेंस है आपका B और D के बीच में। तो ओरिजिनल सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? मैंने जो आपको बताया, A से लेकर आपका B तक और A से लेकर आपका C तक। तो A से B, A से C, आप ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, इनके बीच में एक ये आ गया जो यहां पर आ गया, और ये दोनों कॉमन पॉइंट है, यानी कि 200 यहां पर हो। तो आप देखिए ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही दिख रहा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिख रहा है। अब हम रेशियो निकाल के देखते हैं। जो R1:R2 है, अगर वो R3:R4 हो, यानी 100/200, अगर इस 100/200 के बराबर हो, इसका मतलब यहां तो करंट पास ही नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। इसका मतलब अगर सवाल में पूछा गया है B और C के बीच में क्या करंट है, क्योंकि 100/200 इज इक्वल टू 100/200, यानी कि जो कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो हमें मिल गई, और वो एक तरीके से प्रूव हो रहा है यहां से कि हाँ भाई ये कंडीशन मीट हो रही है। तो BC में कोई भी करंट प्राप्त बहेगा नहीं, तो आप सीधा लिख सकते हैं IBC इक्वल टू 0। ये आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, करंट इज 0। 200 ओम रजिस्टर है, इसको कनेक्ट किया गया एक गैप में मीटर ब्रिज के। सीरीज कॉम्बिनेशन है X और 50 का रजिस्टर का, उसको कनेक्ट किया गया सेकंड गैप में। यहां जो अननोन रेजिस्टेंस है X ओम का, उसको रखा गया हीट बाथ में किसी टेम्परेचर पे। आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, इसका टेम्परेचर निकालना है। यदि जो बैलेंस पॉइंट है वो आपको 50 सेंटीमीटर में मिलता है। जो टोटल रेजिस्टेंस है वायर का मीटर ब्रिज का, वो आपका 1 मीटर के बराबर है। जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टर का 0 डिग्री टेम्परेचर पे, वो आपका 100 ओम है। अल्फा भी आपको दिया हुआ है मटेरियल का, जो X ओम रेजिस्टर जिसका वैल्यू है। तो देखिएगा इसमें क्या सिंपल सी चीज यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज का मतलब होता है R1/R2 इक्वल टू L1/L2। सीधी सी बात ये, R1 आपका 200 है, R2 आपको क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन लगाया गया है, तो ये 50 के साथ लगाया गया, तो X + 50 हो जाएगा। L1 L2 कुल मिला के 100 डिस्टेंस होती है, 100 आपका कांस्टेंट एंड वायर होता है मीटर ब्रिज में। 50 की लेंथ में आपको जॉकी पे मिल गया, तो ये 50 बचा, तो 50/50 L1 L2 दोनों 50 हो गए। इससे आपको X मिल जाएगा 150 हो। यहां तक ठीक है। उसके बाद ये कैसा है आप समझ गए ना। R1 आपको 200 दे रखा है, R2 उन्होंने कहा X ओम को 50 के साथ जोड़ा, इसीलिए। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है X इक्वल टू X0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट यहाँ पर 0 है, X0 आपको इससे बता रखा है 0 पे क्या वैल्यू है। X आपने निकाल ली 150, यहाँ से आप अल्फा भी पता है, यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, थीटा मतलब टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो ये एक और पार्ट हुआ हमारे डिस्कशन का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।